गुड इवनिंग बच्चों। तो बच्चों आज आपका ये नीट का लास्ट टेस्ट हुआ है। उम्मीद है सारे बच्चों का ये पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, क्योंकि पेपर सिंपल था बच्चों और पेपर आपके लेवल से था। जो आपके लेवल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी लेवल के क्वेश्चन भी पूछे गए। तो बच्चों चलिए हम लोग इसका देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था आज? फर्स्ट क्वेश्चन था ड्यूरिंग विंड स्टॉर्म रूफ ऑफ हाउस मे बी ब्लोन ऑफ बिकॉज। ये बच्चों एक्चुअली में बर्नौली थ्योरम पे क्वेश्चन है। बर्नौली थ्योरम में क्या होता है? बर्नौली थ्योरम में बच्चों क्या होता है? बर्नौली थ्योरम पे बेस क्वेश्चन है P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बर्नौली थ्योरम में P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब कि जहां अगर प्रेशर ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी कम हो जाएगी, जहां वेलोसिटी कम होगी प्रेशर ज्यादा होगा, वाइस वर्सा। तो अगर वेलोसिटी जहां पर ज्यादा होगी वहां पर प्रेशर कम होगा बच्चों, ठीक है ना। तो अब बताओ, ये मान लो रूफ है, ये हम लोग का रूम बना हुआ है, तो ऊपर वेलोसिटी विंड की ज्यादा होगी, तो ऊपर जब वेलोसिटी ज्यादा होगी तो ऊपर का प्रेशर कम होगा, नीचे हवा की वेलोसिटी कम होगी, नीचे प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। जब ज्यादा प्रेशर होगा तो ये जो टीन होगी वो आंधी से उड़ जाएगी, यानी कि कौन सा है? ऊपर प्रेशर कम है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है बच्चों। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड कह रहा है When a steel ball is dropped in oil, अगर कोई स्टील बॉल ऑयल में ड्रॉप कर दी जाए तो बच्चों क्या होगा? बॉल अटेन कांस्टेंट वेलोसिटी आफ्टर सम टाइम। यही आंसर सही है। क्यों? जब कोई स्टील की बॉल ऑयल में ड्रॉप की जाएगी तो पहले उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन ऑयल विस्कस होता है तो विस्कोसिटी जैसे जैसे यहां पे बॉल नीचे जाएगी विस्कोसिटी उसके वेलोसिटी को डिक्रीज करेगी और लास्ट में यहां पर वेलोसिटी एक कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी। इसको हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी भी कहते हैं। तो सेकंड का फर्स्ट ऑप्शन आ गया बच्चों। थर्ड देखो, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड एंड गैस रिस्पेक्टिवली विल। देखो बच्चों, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो लिक्विड के लिए उसका जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज होता है, लेकिन गैस में क्या होता है बच्चों? गैस में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंक्रीज होता है। ये हम लोग को याद रखना है भाई। लिक्विड में हम जैसे जैसे लिक्विड का जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लिक्विड की लेयर के बीच में जो विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स कम हो जाएगा, विस्कोसिटी कम हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन बच्चों थर्ड ऑप्शन आएगा। थर्ड का थर्ड। 4 नंबर, the pressure at bottom of tank containing a liquid does not depend on। अब ये जो प्रेशर बॉटम पे होता है वो किस पर डिपेंड नहीं करता। सपोज दैट ये कोई टैंक है, H हाइट तक लिक्विड भरा हुआ है, तो प्रेशर का मेन फार्मूला क्या होता है? रो GH होता है। जी का मतलब एक्सीलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, हाइट पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इसमें एरिया है ही नहीं, प्रेशर एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, तो यानी कि यहां पर आंसर थर्ड आ जाएगा, डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया। चलो बच्चों आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ टोटल प्रेशर एट हाफ द डेप्थ ऑफ लेक, ये बच्चों लेक है, लेक इज इक्वल टू 2/3 of total pressure at the bottom of lake, then what is the depth of the lake? ये मान लो बेटा ये कोई लेक है, ये इसका बॉटम है और ये मिड पॉइंट है, तो टोटल प्रेशर हाफ ऑफ द डेप्थ, ये मान लो डेप्थ हो गई H, तो H/2 पे जो प्रेशर है, प्रेशर कहां पे बच्चों? H/2 पर प्रेशर, वो 2/3 बॉटम पे प्रेशर के बराबर है। 2/3 प्रेशर एट बॉटम इसके बराबर है। तो हमें यहां पर डेप्थ निकालना है। डेप्थ, अब देखो यहां पर प्रेशर क्या होगा बेटा? यहां पर प्रेशर क्या होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहां पर प्रेशर कितना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस रो GH, यानी कि रो GH/2 इज इक्वल टू
2/3। बॉटम पे प्रेशर क्या होगा, पी नॉट प्लस रो जी एच। सॉल्व करो, पी नॉट और 2/3 पी नॉट इधर ले आएंगे, -2/3 पी नॉट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2/3 रो जी एच और माइनस में 1/2 रो जी एच। सॉल्व करो, ये पी नॉट बाई 3 आएगा बेटा, ये 4 - 3 यानी कि रो जी एच बाई 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा हो गया 6। अब हमें क्या निकालना है, यहां पर हाइट निकालना है, तो 2p नॉट अपॉन रो इंटू जी आ जाएगा। क्यों भाई, तो बच्चों 2 और पी नॉट प्रेशर कितना है, पी नॉट प्रेशर हो गया 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, रो डेंसिटी 10 क्यूब होता है, इंटू जी हो गया 10, ये आ गया बच्चों कितना 20 मीटर आ गया, 20 मीटर। 20 मीटर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 6 नंबर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट विस्कस, सबसे ज्यादा विस्कस कौन है, इसमें कोई कैलकुलेशन तो करना नहीं, हम लोग को मालूम है हनी, हनी, हनी सबसे ज्यादा विस्कस होता है, ये प्रॉपर्टी है, आंसर 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बच्चों हम लोग चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ ट्रांसफार्मर आर 5 and 10 and mutual inductance transformer is 25 Henry. Now number of turns in primary secondary transformer are made 10 and 5. The mutual inductance बच्चों वही रहेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस चेंज नंबर ऑफ टर्न्स पे नहीं होता है, आइडियल ट्रांसफार्मर है, आइडियल ट्रांसफार्मर का एम दोनों के बीच में बच्चों वही बना रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं, इंटरफेरेंस इज पॉसिबल, इंटरफेरेंस भाई लाइट में है, साउंड में है या दोनों में है, बोलो बच्चों, हाँ दोनों में है, वेरी गुड, बोथ लाइट एंड साउंड दोनों में इंटरफेरेंस होता है बच्चों। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट। In Young's double slit experiment, intensity of light at a point on a screen where path difference lambda, इसके lambda being wavelength light use, the intensity at point where path difference is lambda by 4, path difference given है। phase difference का फार्मूला बताओ क्या होता है, phase difference होता है 2π by lambda into path difference, तो 2π by lambda, और देखो पाथ डिफरेंस क्या होगा बच्चों, पाथ डिफरेंस पहले लैम्डा बाई 4 है और ऊपर वाले में लैम्डा है, पहले केस में पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा 2π। अच्छा दूसरे केस में पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 है तो फेज डिफरेंस इसी से क्या निकल आएगा 2π बाई लैम्डा इनटू लैम्डा बाई 4, लैम्डा कैंसिल, फेज डिफरेंस कितना आ गया π/2। अब बेटा हमें दूसरे केस में इंटेंसिटी निकालना है और पहले केस में इंटेंसिटी की वैल्यू गिवन है। क्यों भैया, इंटेंसिटी का फार्मूला क्या होता है बेटा 4I0 cos स्क्वायर फेज डिफरेंस यानी कि 5/2। तो पहले केस में इंटेंसिटी यहां पर k है 4I0 cos स्क्वायर और फेज डिफरेंस कितना है देखो 2π/2, 2 कैंसिल, cos π -1 का होल स्क्वायर +1 यानी कि k = 4I0 आ गया। अच्छा अब सेकंड केस में निकालो बच्चों, सेकंड केस में इंटेंसिटी हमें निकालना है I डैश, तो 4I0 और cos स्क्वायर 5 की जगह π/2 लिख देंगे तो π/4, 4I0 अपॉन cos π/4 कितना होता है cos π/4 1 cos स्क्वायर 1/√2 होता है, स्क्वायर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब 4I0 की वैल्यू k है, इसको यहां पर k पुटअप कर देंगे तो इंटेंसिटी सेकंड केस में k/2 आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन आ गया बच्चों, थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन।
ओके बच्चों, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए स्क्वायर प्लेट साइड 0.1 मीटर मूव्स पैरेलल अ सेकंड प्लेट विद वेलोसिटी 0.1 मीटर पर सेकंड, बोथ प्लेट्स हैविंग इमर्स्ड इन वाटर, ए विस्कस फोर्स 0.002 न्यूटन एंड कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इतने पॉइस, तो डिस्टेंस निकालना है। इसको एमकेएस में चेंज कर लो तो 0.001 एमकेएस में वैल्यू आ जाएगी। डिस्टेंस निकालना है, फार्मूला क्या होता है, ईटा ए dv बाई dx, हमें यहां पर dx निकालना है। फोर्स कितना आ गया 0.002, ईटा की वैल्यू 0.001, एरिया कितना हो गया, स्क्वायर प्लेट है तो 0.1 इंटू 0.1, लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर हो गया, स्पीड है भी 0.1, और बच्चों अब हमें ये dx, ये डिस्टेंस निकालना है। तो यहां से ये 3 0 कैंसिल हो गए, dx आ गया 10 to the power -3 अपॉन 2, 1/2 कितना हो जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर -3, और इसको हम लिख सकते हैं बच्चों 0.0005, यानी कि डिस्टेंस ये आ गया। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके बच्चों, काफी बच्चे एकदम सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल फोर्थ आंसर आएगा। वेरी गुड बेटा। चलो आगे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 2 रेन ड्रॉप्स ऑफ सेम रेडियाई falling with terminal velocity v merge and form a bigger drop of radius capital R, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप निकालना है। देखो बच्चों, हमें मालूम है जो टर्मिनल वेलोसिटी होती है वो रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। तो यहां पर लगा दो v1 बाई v2 r1 बाई r2 का होल स्क्वायर। v1 v है, v2 निकालना है, r1 स्मॉल r है, r2 रेडियस कैपिटल R गिवन है, तो यहां से v2 निकल आया v कैपिटल R स्क्वायर अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऑप्शन सेकंड मैच कर रहा है बच्चों, सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर, when DC voltage of 200 volt is applied coil of self inductance to √3 upon pi Henry, current 1 ampere flows through it, but by replacing DC source with AC source of 200 volt the current of coil reduces 0.5 ampere, ये IRMS करंट है। देन फ्रीक्वेंसी निकालना है बच्चों। देखो बच्चों, डीसी सोर्स में केवल रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है बच्चों, डीसी सोर्स में ओनली रेजिस्टेंस होता है। तो जब हम ये डीसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस कॉइल में, तो कॉइल का इससे रेजिस्टेंस निकल आएगा। क्या निकलेगा बच्चों, रेजिस्टेंस। कैसे निकलेगा रेजिस्टेंस, R इज इक्वल टू V अपॉन I। V 200 हो गया, करंट कितनी हो गई, गिवन है 1 एम्पियर, तो रेजिस्टेंस 200 आ गया। अब अगर डीसी को एसी से हम रिप्लेस कर देंगे तो रेजिस्टेंस की बजाय इंपीडेंस निकलेगा, क्योंकि एसी के केस में बच्चों एक्सेल भी निकलता है, क्योंकि इंडक्टेंस गिवन है, और डीसी के लिए एक्सेल 0 होता है। फॉर डीसी, डीसी के लिए एक्सेल इज इक्वल टू 2 पाई FL। फ्रीक्वेंसी डीसी की 0 होती है तो एक्सेल क्या होता है, 0, इसलिए केवल रेजिस्टेंस निकलता है। लेकिन एसी के केस में एक्सेल भी होता है और आर भी होता है, तो बच्चों इंपीडेंस निकलेगा। क्या निकलेगा, इंपीडेंस। Z इज इक्वल टू V अपॉन I। कितना वोल्टेज, 200, और अपॉन करंट 0.5, ये आ गया 400 वोल्ट। अब फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो Z बराबर फार्मूला लगा दो, अंडर रूट R स्क्वायर एक्सएल ओमेगा L 4 पाई स्क्वायर FL स्क्वायर L स्क्वायर। वैल्यू रख के सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। होल स्क्वायर करो, Z स्क्वायर हो जाएगा, और Z स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400 स्क्वायर। R हो गया 200 प्लस 4 पाई स्क्वायर, और फ्रीक्वेंसी है, निकालना है फ्रीक्वेंसी, और L की वैल्यू ये है, कितना निकलेगा, 2 दूनी 4 तियां 12,
अपॉन पाई स्क्वायर, एक पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, 48 हो गया, तो 48f स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको इधर ले आओ बेटा, 400 स्क्वायर माइनस 200 स्क्वायर मिलेगा। कितना आंसर आएगा बच्चों बताओ, इसको सॉल्व करो, क्या आंसर आएगा? 48f स्क्वायर, ये 100 स्क्वायर बाहर कॉमन निकाल लो, 100 इंटू 100, अंदर बचेगा 4 चौक 16 और माइनस 4 12 बचेगा, 16 माइनस 4, तो f स्क्वायर आ गया 100, 100, 12, 48, 12 चौक 48, तो 100/2 यानी कि 50 आ रहा है बच्चों आंसर। देखो सही है, कैलकुलेशन सही है, बिल्कुल सही है, 50 आएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ए ट्रांजिस्टर ऑसिलेटर यूजिंग रेजोनेंट सर्किट विद इंडक्टर L, negligible resistance and capacitance C in series produce oscillation of frequency f. If L is doubled and C is changed to 4C, then frequency निकालना है। फ्रीक्वेंसी होता है 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC। जब बच्चों LC सर्किट होता है तो ध्यान रखना, LC सर्किट के केस में हमेशा रेजोनेंस होता है, यानी कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मिलती है। तो ये तो पहले केस में हो गया। अब बोला गया क्या? अब बोला गया कि इंडक्टेंस कितना कर दिया? डबल, और कैपेसिटेंस कितना कर दिया? 4 टाइम्स, 4 2 जा 8 अंडर रूट 2√2 बाहर निकल आया, और बाकी ये फ्रीक्वेंसी f बचेगा। 4 2 जा 8 बाहर निकाल लो, बाकी जो चीज है वो f बचेगी, यानी कि f/2√2। फर्स्ट ऑप्शन आ गया बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर का मतलब होता है क्वालिटी फैक्टर, कैन बी इंक्रीज बाय हैविंग कॉइल। तो इसके लिए तुम्हें पहले तो क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला मालूम होना चाहिए। क्वालिटी फैक्टर का फार्मूला होता है 1/r अंडर रूट L/C। तो अगर क्वालिटी फैक्टर यहां से ज्यादा होना है तो रेजिस्टेंस कम होना चाहिए और इंडक्टेंस ज्यादा होना चाहिए। बस आंसर आ गया। देखो ढूंढो कौन सा ऑप्शन, लो रेजिस्टेंस और लार्ज इंडक्टेंस। कौन सा है? लार्ज इंडक्टेंस, स्मॉल। पहला ही आंसर दिख रहा है भैया, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In AC circuit, the instantaneous EMF have current given by E is equal to 100 sin 30t, I is equal to 20 sin 30t minus pi/4. If one cycle AC, the average power consumed निकालना है। देखो बच्चों, यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो pi/4 का है, और एवरेज पावर कंज्यूम्ड क्या होता है? VRMS IRMS cos phi। VRMS ये V0 है, VRMS क्या होता है? V0/√2, यानी कि 100/√2। IRMS 20 है, I0 20 है, तो IRMS हो जाएगा 20/√2 और cos pi/4। 100 इंटू 20, √2 इंटू √2 2, और इसकी वैल्यू √2, 2 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1000 अपॉन अंडर √2, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पहला ऑप्शन सही है बेटा। ओके बच्चों, हाँ बिल्कुल सही। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ए ट्रांसफॉर्मर कंसिस्टिंग ऑफ 300 टर्न्स इन प्राइमरी, ये NP है, एंड 150 टर्न्स इन सेकेंडरी, ये NS हो गया। gives output power 2.2 kilowatt if current in secondary coil is 10, ये IS हो गया। तो इनपुट वोल्टेज और प्राइमरी कॉइल में करंट निकालना है। देखो बच्चों, जब ट्रांसफार्मर में कुछ ना गिवन हो तो आइडियल ट्रांसफार्मर मानते हैं। देखो ट्रांसफार्मर में दो केस होते हैं,
कुछ नहीं गिवन है तो आइडियल है। आइडियल का मतलब जितना इनपुट पावर होगा उतना आउटपुट पावर होगा, और अगर एफिशिएंसी गिवन है तो फिर आइडियल नहीं होगा। तो इसमें कुछ नहीं गिवन है यानी कि एफिशिएंसी 100% है, यानी कि आइडियल है, यानी कि इसमें पावर इनपुट और पावर आउटपुट सेम है बेटा। तो अब जरा ध्यान दो, सबसे पहले तो इसमें प्राइमरी में करंट निकाल लो, तो फार्मूला होता है NS अपॉन NP इज इक्वल टू IP अपॉन IS। NS कितना है 150, NP 300, IP निकालना IS 10, तो कितना आ जाएगा, ये 2 बार जाएगा 5, IP आ गया 5 एम्पियर। अच्छा, अब जैसा कि अभी हमने बताया कि भाई देखो आइडियल ट्रांसफार्मर में जो आउटपुट पावर होता है वही इनपुट होता है, तो यही इनपुट मान लो, क्योंकि इनपुट वोल्टेज निकालना है, तो इनपुट वोल्टेज इनपुट पावर भी यही रहेगा 2.2 किलोवाट, वॉट में चेंज कर लो। अब पावर इज इक्वल टू होता है इनपुट वोल्टेज और इनटू इनपुट करंट। इनपुट करंट का मतलब प्राइमरी हो गया, ये हो गया 2200, और VI निकालना है, IP हमने 5 निकाल लिया है। देखो बच्चों कितना आया, 5 से डिवाइड कर दो, 5 चौक 20, 5 440 वोल्ट आया, 440 वोल्ट और 5 एम्पियर। सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन बच्चों। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट 2 slits act as coherent sources of equal amplitude and wavelength. Another experiment with same setup of 2 slits are equal amplitude and wavelength lambda but incoherent. The ratio of intensity of light at the midpoint of screen first and second case. देखो फर्स्ट और सेकंड केस में इंटेंसिटी निकालना है, तो इंटेंसिटी पहले केस में I1 मान लो। फार्मूला अच्छा इंटेंसिटी का पहले बताओ क्या होता है, फार्मूला इंटेंसिटी का क्या होता है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। ये हम लोग को फार्मूला मालूम है। अब देखो अगर कोहेरेंट सोर्सेस हैं तो उसके लिए cos फाई हम लोग 1 ले लेते हैं बेटा। अच्छा, अब दूसरी चीज इक्वल एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड इक्वल होगा तो इंटेंसिटी भी सेम होगी। तो पहले केस में यहां पर I डैश मान लो, I1 I2 को बराबर कर दो तो I प्लस 2 अंडर रूट I इंटू I, और कोहेरेंट सोर्स के लिए cos फाई की वैल्यू बच्चों हम लोग 1 ले लेंगे, यानी कि कोहेरेंट सोर्स सेम फेज में होते हैं, यानी कि फेज डिफरेंस फाई 0 हो गया। तो फेज डिफरेंस जब 0 हो जाएगा कोहेरेंट सोर्स के लिए तो cos फाई 1 हो जाएगा। तो पहले केस में I डैश आ गया, ये I हो जाएगा बाहर निकल के, ये 4I आ गया। अच्छा, अब इनकोहेरेंट सोर्स के लिए, फॉर इनकोहेरेंट सोर्स के लिए बच्चों cos फाई की एवरेज वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं, 0। तो 0 ले लेंगे तो I डबल डैश हमें मिलेगा, I1 I2 दोनों I प्लस I मिलेगा, यानी कि 2I मिलेगा। कितना मिलेगा, 2I। इनकोहेरेंट सोर्सेस के लिए cos फाई की एवरेज वैल्यू बच्चों 0 होती है। इन दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन 1/2, तो I बाई I डबल डैश 2:1 आ गया, यानी कि ऑप्शन सेकंड आ रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। द इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन्ड 2 कोहेरेंट लाइट सोर्सेस ऑफ इंटेंसिटी रेशियो n, यानी कि I1 बाई I2 इज इक्वल टू n है। इन इंटरफेरेंस पैटर्न द रेशियो I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम अपॉन I मैक्सिमम और I मिनिमम प्लस निकालना है। तो I मैक्सिमम क्या होता है, I मैक्स क्या होता है, अंडर रूट I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर होता है,
और आई मिनिमम होता है अंडर रूट I1 माइनस I2 का होल स्क्वायर। अब हमें इसमें ये वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यूज हम लोग यहां पे पुटअप कर देंगे। सो आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम इज इक्वल टू, ये आई मैक्स की वैल्यू रखो अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट I1 I2 का होल स्क्वायर अपॉन, प्लस में कर देंगे बच्चों, I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है, 4 अंडर रूट I1 I2 बाई 2 I1 प्लस I2। देखो एक चीज हम तुम्हें बताएं, आई मैक्स माइनस आई मिनिमम, आई मैक्स प्लस आई मिनिमम के लिए ये रिजल्ट याद रखो, 4 अंडर रूट I1 I2 अपॉन 2 I1 प्लस I2, ये रिजल्ट याद रखो और बस, तो तुम्हारा ये टाइम बच जाएगा, इतना सोल्यूशन नहीं करना पड़ेगा। तो अब बच्चों यहां से देखो 2 2 जा 4 हो गया, अंडर रूट I1 की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो ये NI2 मिल जाएगा, तो I1 की जगह लिख दो NI2 I2 अपॉन NI2 प्लस I2, तो ये आ जाएगा 2, I2 बाहर निकल आएगा, कैंसिल कर देंगे, 2 रूट N बचेगा और N प्लस 1 बचेगा। इसका आंसर सेकंड आ गया बच्चों, सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा, सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A light has amplitude A and angle between analyzer polarizer is 60, तो light is reflected by analyzer has amplitude निकालना है, एनालाइजर से एम्पलीट्यूड निकालना है। तो हमें मालूम है बच्चों क्या होता है, I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर फाई, फाई एंगल होता है, इसके बीच का एंगल कितना हो गया, ये फाई हो गया। अब I इज इक्वल टू आई नॉट, इसको हम लिख सकते हैं cos 60 की वैल्यू बेटा 1/2, तो स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा। अब इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होता है, तो ये मान लो हमें A1 निकालना है और इसका A गिवन है A²/4, तो ये हमें कितना मिल गया, A1 इज इक्वल टू A/2 मिल गया, A/2 आएगा। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टू कोहेरेंट सोर्सेस प्रोड्यूसेस वेव ऑफ डिफरेंट इंटेंसिटीज विच इंटरफेयर, आफ्टर इंटरफेरेंस द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू मिनिमम 16, द इंटेंसिटी ऑफ वेव इन रेशियो, यानी कि इसमें मैक्सिमम देखो बच्चों, आई मैक्सिमम और आई मिनिमम कितना है, ये इंटेंसिटी का रेशियो 1/16 है, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड का रेशियो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। मैक्सिमम मिनिमम एम्पलीट्यूड का रेशियो 1/4 हो गया। 16 दिया है ये बच्चों, यहां पर 16 है, ये 16 क्योंकि मैक्सिमम टू मिनिमम बोला है, तो मैक्सिमम 16 हो गया, मैक्सिमम अपॉन मिनिमम 16 हो गया। तो यहां पर अगर हम इंटेंसिटी लिखेंगे स्क्वायर में तो अंडर रूट कर देंगे, क्योंकि इंटेंसिटी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड होता है, तो 4 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ वेव, इनका इंटेंसिटी का बच्चों हमें रेशियो निकालना है। अब ए मैक्स क्या होता है, A1 प्लस A2, ये A1 माइनस A2 हो गया 4, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो A1 प्लस A2 इधर हो जाएगा 4A1 माइनस 4A2, 4A2 इधर ले जाओ 5A2, A1 उधर ले जाओ 3A1,
तो यहां से A1 बाई A2 आ जाएगा 5/3। लेकिन बच्चों हमें इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है, तो इंटेंसिटी के लिए I1 बाई I2 क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर, यानी कि 25/9। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा, सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Two slits are distance of 1 mm small d are illuminated by light of wavelength 6.5 into 10⁻⁷ meter. Interference fringes are observed or screen placed at distance of 1 meter. तो डिस्टेंस बिटवीन थर्ड डार्क फ्रिंज एंड फोर्थ डार्क फ्रिंज, यानी कि फ्रिंज विड्थ हो गई। लगातार डार्क फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस फ्रिंज विड्थ होती है, लगातार ब्राइट फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस भी फ्रिंज विड्थ होती है। तो फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा बाई डी लगा दो। कितना डी आया, 1 लैम्डा 6.5 इंटू 10⁻⁻7 अपॉन स्मॉल डी 1 mm, यानी कि 10⁻⁻3। ये आ गया 6.5 ऊपर गया -4 हो गया, तो ये हो जाएगा 0.65 mm। कितना आ जाएगा, अरे भाई इसको लिख सकते हैं 6.5 इंटू 10⁻⁻1 मिलीमीटर। ये मीटर में था, ये मिलीमीटर हो गया, 0.65 mm आ गया। फर्स्ट ऑप्शन आ गया बच्चों। नेक्स्ट, द बेंडिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टेकल इज कार्ड। बोलो बच्चों कौन सा ऑप्शन जो बेंडिंग होता है, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, डिफ्रैक्शन, बिल्कुल सही। चलो बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट, द आरएमएस वैल्यू ऑफ AC 50 हर्ट्ज इज 10 एम्पियर। टाइम टेकन बाय अल्टरनेटिंग करंट in reaching from 0 to maximum value and peak value of current will be। देखो अल्टरनेटिंग करंट ऐसे चल रही है 0 से मैक्सिमम वैल्यू, यहां से यहां तक एक साइकिल होती है। एक साइकिल में टाइम t लगता है, आधी साइकिल में t/2 हो गया, और उसके भी आधी में क्या हो गया, t/4 हो गया टाइम। 0 से मैक्सिमम वैल्यू होने में टाइम कितना हो गया, t/4, और टाइम होता है 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी 4, 1/f कर दो, फ्रीक्वेंसी हो गई 50, ये आ गया 200, 1/2 0.5 इंटू 10⁻⁻2, यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻3 सेकेंड। ये तो भैया टाइम आ गया। अब क्या कह रहा है कि पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालो, तो IRMS होता है I0/√2, तो I0 हो जाएगा √2 IRMS 1.414, और RMS वैल्यू 10 है, तो ये आ जाएगा 14.14, यानी कि फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके बच्चों, चलो बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट, एन अल्टरनेटिंग करंट गिवन बाय इक्वेशन I1 cos ωt I2 sin ωt, RMS करंट निकालना है, तो I बराबर है I1 cos ωt प्लस I2 sin ωt। बताओ भैया, I यहां पर ये पीक वैल्यू है, तो रिजल्टेंट पीक वैल्यू हो जाएगी अंडर साइन और कॉस के बीच में फेज डिफरेंस 90 होता है। जब फेज डिफरेंस 90 होगा तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, तो I1 स्क्वायर और I2 स्क्वायर हो गया। ये पीक वैल्यू RMS निकालना है, I0/√2 फार्मूला होता है, तो ये आ जाएगा, वैल्यू रख दो, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर बाई 2। RMS वैल्यू आ गई। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, थर्ड ऑप्शन दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन। चलो नेक्स्ट, 10 ओम रेजिस्टेंस
5 मिली हेनरी कॉइल एंड 10 माइक्रोवेव कैपेसिटर आर जॉइंड इन सीरीज, यानी कि सीरीज एलसीआर सर्किट है। व्हेन सुटेबल फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट सोर्स जॉइन टू दिस कॉम्बिनेशन द सर्किट रेजोनेट। इफ रेजिस्टेंस आधा कर दिया जाए तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC। इसमें कहीं रेजिस्टेंस है ही नहीं, रेजिस्टेंस आधा कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी में रेजिस्टेंस नहीं होता है, तो फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है, तो रेजिस्टेंस अगर चेंज करेंगे तो भी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं होगा बच्चों। ओके बच्चों, तो ये 1 से 25 तक क्वेश्चन बच्चों हमने करा दिए। अब आगे के क्वेश्चन बच्चों आपको वसीम सर कराएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू। हेलो, गुड इवनिंग। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 तक हो गया, इसके आगे का क्वेश्चन नंबर 26। इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट रेजिस्टेंस आर एंड 10 ओम एंड इम्पेडेंस फेज डिफरेंस बताना है, करंट एंड वोल्टेज। तो ध्यान से देखें, एलसीआर सर्किट है, फेज डिफरेंस बताना है। तो फेज डिफरेंस हम लोग दो तरीके से बताते हैं, या तो tan फाई का या तो cos फाई का, है ना। चलो, तो यहाँ पर चूंकि वैल्यू अगर देखें तो cos फाई बराबर होता R/Z, और R/Z यहाँ पर सारी वैल्यू दे रखा है। R की वैल्यू 10 है और इम्पिडेंस की वैल्यू 20 है, तो ये वैल्यू 1/2 आ गई। cos फाई बराबर 1/2, तो फाई बराबर हो गया यहाँ पर 60 डिग्री। 60 डिग्री इसका राइट आंसर होगा। तो अगर फेज पूछा जाए, कोई भी सर्किट हो, चाहे वो LR हो, CR हो, या कोई भी, या LCR हो, तो या तो cos फाई से बताएं या तो tan फाई से, है ना। तो फेज निकालना है या फेज डिफरेंस, तो या तो cos फाई का यूज करें या तो tan फाई का। tan फाई का अगर वैल्यू यूज करते हैं तो tan फाई बराबर होता है हमारा, अगर ये हम लोग यूज करते हैं तो XL/R, है ना, या XC/R, या यहाँ पर XL - XC/R। तो tan फाई या cos फाई में से हम लोग कोई वैल्यू जो गिवन हो डाटा, उसके अकॉर्डिंग आंसर लिख सकते हैं। तो फेज डिफरेंस या तो cos फाई से निकालेंगे या तो tan फाई से। चलिए अगला याद करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। व्हेन 10 वोल्ट डीसी 100 वोल्ट डीसी इज अप्लाइड अक्रॉस कॉइल। देखो, डीसी अप्लाई हो रही है और 100 वोल्ट की डीसी है और करंट की वैल्यू 1 एम्पियर है थ्रू इट। तो जो कॉइल है, पहले इसमें हम देखते हैं इसका रेजिस्टेंस कितना है। और क्वेश्चन में दिया है जब 100 वोल्ट AC है और सेम कॉइल में अगर हम लोग 0.5 एम्पियर है तो इम्पिडेंस निकालना है। तो ये तो आसान हो गया। इम्पिडेंस मतलब करंट बराबर होता है वोल्टेज अपान इम्पिडेंस। तो इम्पिडेंस की वैल्यू हो जाएगा V/I। V की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 100, क्वेश्चन में I की वैल्यू दे रखा है 0.5, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 200। ये तो बहुत ही आसान हो गया, 200 ओम, है ना। अब देखो, अगर ये तो आंसर आ गया, अगर मान लो क्वेश्चन में हमको XL या XC की वैल्यू निकालनी होती, XL की वैल्यू निकालनी होती, तो थोड़ी क्वेश्चन में सॉल्व करना पड़ता। तब हम लोग याद पहले करते, करंट DC में निकालते I बराबर V/R। ये किसके लिए? DC के लिए। तो यहाँ से हम लोग R निकालते, R बराबर होता V/I। क्वेश्चन में V की वैल्यू दिया है 100 और क्वेश्चन में I की वैल्यू दिया है 1 एम्पियर। तो यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 ओम आ जाता। तो रेजिस्टेंस अगर क्वेश्चन में हमको मालूम है, Z का वैल्यू मालूम है, तो हम लोग यहाँ से XL की वैल्यू भी निकाल सकते थे। तो अगर XL की वैल्यू पूछी जाती तब हम लोग Z बराबर लिखते √R² + XL²।
तो अगर ये वैल्यू थोड़ा पूछी जाती तो आंसर थोड़ा यहाँ से निकालना पड़ता, लेकिन इन्होंने इम्पिडेंस पूछा तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू रखें, आंसर आ जाएगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। फॉर सीरीज एलसीआर सर्किट, एलसीआर सर्किट में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? पहला, अप्लाइड ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर ऑन इन सेम पेज। अप्लाइड ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस सेम फेज में होंगे, तो सेम फेज में नहीं होता है। अब वो डिपेंड करता है कि सर्किट में एक्सएल या एक्सआर की कंडीशन क्या है ना। अगर एक्सएल और एक्सआर यानी कि अगर क्वेश्चन में रीजोनेंस होता, अगर रीजोनेंस की कंडीशन होता तब ये कंडीशन होती, तो यहाँ पर करेक्ट बताना है। तो रीजन क्या है, तो इसका मतलब पहला वाला तो तब होता जब रीजोनेंस की कंडीशन होती। रीजोनेंस में अप्लाइड जो ईएमएफ होता वो पोटेंशियल डिफरेंस जो रेजिस्टेंस पे होता उसके बराबर होता है, वो सही हो जाता, ठीक है ना। अप्लाइड ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस एट इंडक्टर कॉइल हैव फेज डिफरेंस π/2। अप्लाइड ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस एट इंडक्टर, इनके बीच में π/2 का फेज डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर सर्किट को बनाते तो ये वाली सर्किट हमारी कहलाती है, अगर इसका फेजर डायग्राम बनाए तो ये हमारा करंट हो गया, ऊपर हमारा एक्सएल होता है, नीचे हमारी एक्सी होती है, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखें, अप्लाइड वोल्टेज, आपको मालूम है एलसीआर सर्किट है, तो यहाँ पर वोल्टेज हम लोग अगर लिखें तो यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया R, इस पे वोल्टेज हो गया VR, एक्सएल पे वोल्टेज होता है VL, इस पे वोल्टेज होता है VC। अब जरा ध्यान से देखें, अप्लाइड वोल्टेज, अगर मान लें सर्किट में कंडीशन होती कि अगर VL इज ग्रेटर देन VC हो, VL की वैल्यू VC ज़्यादा हो, तो अप्लाइड वोल्टेज जो होगा वो हमारा आ जाता V बराबर √BR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC, ठीक है ना। ये यानी अप्लाइड वोल्टेज तब ऐसे हम लोग लिखते हैं, और ये फेज डिफरेंस होता 5, तो ये अप्लाइड वोल्टेज हो जाता, हमारा अप्लाइड ईएमएफ हो जाता, और इंडक्टर के बीच में ईएमएफ ये होता, तब आंसर ये 90 नहीं है, 90 से कम आंसर आता, लेस देन 90 होता, तो ये भी आंसर गलत हो गया। चलो तीसरा ऑप्शन, पोटेंशियल डिफरेंस एट कैपेसिटर एंड इंडक्टर है फेज डिफरेंस ऑफ π/2। तो देखो ये पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर है VL, ये है VC, इनके बीच का अगर फेज डिफरेंस देखें तो ये फेज डिफरेंस होता पाई, यहाँ पर इन्होंने दिया π/2 ना होके यहाँ होना चाहिए था पाई, तो पाई अगर आंसर होता तो सही हो जाता। अब चौथा ऑप्शन देखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टेंस एंड कैपेसिटर्स हैव फेज डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर्स एंड कैपेसिटर, तो रजिस्टर ये है, कैपेसिटर ये है, इनके बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो ये π/2 है, तो ये राइट आंसर चौथा होगा, ये आंसर चौथा सही हो जाता, ठीक है ना। इन्होंने दो के बारे में बोला है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रजिस्टर ये वाला, और कैपेसिटर क्या हो गया नीचे, तो इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, तब ये आंसर आ जाता π/2। केवल रेजिस्टेंस और कैपेसिटर के पोटेंशियल की बात की जाए तो ये π/2 का फेज डिफरेंस है, तो आंसर इसका चौथा सही होगा। चलिए अगला करते हैं 29। फॉर द सीरीज एलसीआर सर्किट शोन इन द फिगर व्हाट इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब देखो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दो तरीके से निकालते हैं, रेडियन पर सेकंड में अगर बोला गया है तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ओमेगा बराबर 1/√LC लिखेंगे, है ना। वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में 1/√, क्योंकि रेडियन पर सेकंड में आंसर दिया है, तो L का वैल्यू रखेंगे 8 मिली हेनरी, तो 8 × 10⁻³ और यहाँ पर C की वैल्यू दे रखा है क्वेश्चन में 20 माइक्रोफैरड, तो ये हो गया 20 माइक्रो का 10⁻⁻6। सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगा 10⁻⁴, ये आ जाएगा हमारा 1/16 और 10 की पावर हो गया 6 8 10⁻⁻4 प्लस का 4 10⁻⁴ ऊपर गया, नीचे कितना बचा 16 मतलब 4, तो 10⁻⁴ ये आएगा हमारा रेडियन पर सेकेंड। सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आएगा 2500 रेडियन पर सेकेंड, तो 2500 रेडियन पर सेकेंड है, ठीक है, ये तो सही है। अच्छा क्वेश्चन में दूसरा ध्यान से देखें, क्वेश्चन में दिखा है एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट मतलब पीक करंट I0 का वैल्यू निकालना है। तो रेजोनेंस की कंडीशन में करंट की पीक वैल्यू होती है पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन Z,
और जेड की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, रीजन एस में जेड की वैल्यू आर के बराबर होगी। चलिए करंट की पीक वैल्यू निकालना है। वी नॉट की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 220 वोल्ट, तो ये आरएमएस वैल्यू है। आरएमएस वैल्यू को पीक वैल्यू में बदलेंगे तो √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, आर से। आर की वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 44, तो ये वैल्यू हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 5√2। तो राइट आंसर 5√2 एम्पियर इसका करेक्ट आंसर होगा। पहला आंसर सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बताना है, एम्पलीट्यूड ऑफ करंट, और एम्पलीट्यूड ऑफ करंट का मतलब पीक वैल्यू ऑफ करंट या मैक्सिमम करंट की वैल्यू निकालनी है, तो आंसर हो जाएगा पहला। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अब वर्चुअल करंट, वर्चुअल करंट का मतलब VRMS, ये क्या दे रखा है क्वेश्चन में, VRMS। तो वर्चुअल करंट VRMS एंड 50 हर्ट्ज फ्लो इन AC सर्किट कॉन्टेनिंग कॉइल, पावर कंज्यूम इन द कॉइल। तो पावर की वैल्यू होती है हमारा P बराबर I² या IRMS का स्क्वायर इंटू R, ठीक है ना। वर्चुअल वोल्टेज दे रखा है, मतलब ये हमारा VRMS है। इंडक्टेंस की वैल्यू निकालना है क्वेश्चन में, तो पहले हम लोग R की वैल्यू देख लेते हैं। करंट की वैल्यू 4 दे रखा है, वोल्टेज की इंडक्टेंस निकालना है। चलो तो R की बराबर हो गया, R बराबर हो गया P की वैल्यू 240, आरएमएस करंट है हमारा 4, स्क्वायर करेंगे 16, ये वैल्यू आ जाएगा 15। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 15 ओम, 15 ओम, ठीक है ना। आर का वैल्यू आ गया। अच्छा जरा ध्यान से देखें, यहाँ क्वेश्चन में क्वाइल है, और क्वाइल है तो इसमें रेजिस्टेंस भी होगा और इंडक्टेंस भी होगा। एल और आर दोनों होता है, क्वाइल का मतलब होता है रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों, तो इसका मतलब यहाँ पर जेड आएगा। जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जेड बराबर होता है बी बाई आई या VRMS अपॉन IRMS। अगर हम लोग दोनों वैल्यू RMS में रखें तो VRMS की वैल्यू दे रखा है 100 और IRMS की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 4, तो ये आ गया 25 ओम की वैल्यू आ गई इम्पिडेंस। हमें क्वेश्चन में इंडक्टेंस यानी L निकालना है, तो Z बराबर क्या होता है, Z बराबर होता है √, ये LR सर्किट है, ये LR सर्किट है, तो LR सर्किट का इम्पिडेंस होता है R² प्लस XL का स्क्वायर, ठीक है ना। Z की वैल्यू 25 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 25 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, R का स्क्वायर यानी 15 का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। तो XL की वैल्यू हमारे पास आ गई कितना, 25 का स्क्वायर हो गया 625 माइनस 15 का 225, 400, और 400 का वैल्यू यानी कि 20। XL की वैल्यू 20 हो गई, 20 को हम लोग लिख सकते हैं, XL को लिख सकते हैं 2, और XL बराबर ओमेगा L 2πfL। क्वेश्चन में L की वैल्यू निकालना है, तो L बराबर 1/20 इंटू 2π, क्या लिखेंगे 2π इंटू F, ठीक है ना। तो L बराबर, ये उल्टा लिख दिया, क्वेश्चन में L की वैल्यू निकालना है, तो L बराबर हो गया हमारा 20/2π इंटू F की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 50 हर्ट्ज, तो 50 इंटू 2 100 हो गया 1/5π, ये आंसर हो गया 1/5π, इसका राइट आंसर होगा, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। द ग्राफ बताना है इम्पिडेंस और फ्रीक्वेंसी, इम्पिडेंस और फ्रीक्वेंसी बताना है। X1 और X2 दे रखा है, तो कौन सा होगा, तो XL बराबर होता है हमारा XL इक्वल टू ओमेगा इंटू L, ओमेगा को 2πfL लिखते हैं। तो अब जरा ध्यान से देखें, XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। तो XL डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो XL की वैल्यू ये वाला है ग्राफ ओमेगा L, और ये हो गया 2πfL, यानी कि यहाँ पर XL की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, ठीक है ना। तो ये ग्राफ बन जाएगा किसके लिए, इंडक्टेंस के लिए, तो ये इंडक्टेंस का ग्राफ होगा, XL का ग्राफ होगा सेकेंड वाला। तो X2 इज द कैपेसिटर गलत हो गया, X2 कैपेसिटर, रजिस्टर गलत हो गया, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चलो X1 को चेक करें, इम्पिडेंस, अगर ये XC है तो XC बराबर 1/ओमेगा C,
1/2 पाई एफ सी, इसका मतलब एक्स सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/c। तो एक्स सी का सी के फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है तो फ्रीक्वेंसी तो यहाँ पर एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो एक्स सी की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, ग्राफ रेक्टेंगल हाइपरबोला होगा, तो x1 कैपेसिटर होगा। तो दोनों में पहचानना था, ग्राफ से देख के पहचान लो। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट मतलब ओनली एल सर्किट है। एसी सर्किट कौन है? हाँ, लिखा हुआ है इंडक्टर द करंट। तो आपको मालूम है अगर हम लोग को फेज दिखा लें तो फेजर डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये हमारा आई हो गया, ये इस ऊपर की लाइन में हमारा एक्सेल होता है इंडक्टेंस, और इस पे वोल्टेज होता है वीएल। तो करंट और वोल्टेज में देखो, वोल्टेज की लाइन करंट के ऊपर है, करंट के ऊपर वोल्टेज की लाइन है, इसका मतलब वोल्टेज लीड करेगा। करंट की वैल्यू इधर इस लाइन पे है, वोल्टेज इधर है, फेज का वैल्यू π/2। तो करंट और वोल्टेज में वोल्टेज की लाइन ऊपर है, इसलिए वोल्टेज लीड करेगा करंट से π/2 एंगल से। तो यहाँ पर लीड करता है करंट वोल्टेज, लेकिन पूछा क्या गया है? करंट के बारे में। तो करंट लैग करेगा तो कितने से करेगा? π/2 से। तो लैग बिहाइंड द इमेज बाई 90 डिग्री, राइट आंसर होगा सेकंड। ठीक है ना? चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन। तो देखो भाई, मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन मतलब मैक्सवेल और एम्पियर दोनों मिला के एम्पियर मैक्सवेल सर्कुलर लॉ, जो कि फोर्थ इक्वेशन कहलाता है। ठीक है ना? तो पहला तो इक्वेशन देखो BDL, ये होता है एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ, एम्पियर सर्कुलर लॉ। ठीक है ना? ये जो होता है ये हम लोग का होता है मैक्सवेल EMI, मैक्सवेल का EMI का रूल है ना। और ये जो है गॉस लॉ है मैग्नेटिज्म में। और ये हमारा होता है मैक्सवेल एम्पियर सर्कुलर लॉ, और यही फोर्थ लॉ हम लोग का कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा चौथा, जहाँ पर IC डिस्प्लेसमेंट, ये है कंडक्शन करंट, और ये पूरा हमारा क्या होता है? इसको हम लोग बोलते हैं ID डिस्प्लेसमेंट करंट। ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। चलो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। इन सीरीज LCR सर्किट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दे रखा है, और क्वेश्चन में क्वालिटी फैक्टर दे रखा है, बैंड विड्थ बताना है। तो क्वालिटी फैक्टर इक्वल टू होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी फैक्टर होता है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंड विड्थ। क्वेश्चन में निकालना क्या है? बैंड विड्थ। तो बैंड विड्थ को डेल्टा ओमेगा या डेल्टा एफ लिखें, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हमारी आ जाएगी FR अपन क्या लिखेंगे? क्वालिटी फैक्टर। तो FR की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 800, क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू 800 अपान 110। तो 800 से 110 ऊपर चला गया, तो आंसर आ जाएगा 110। तो 110 इसका आ गया बैंड विड्थ। चलिए अगला करते हैं। विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज यूज इन रेडार। रेडार में हम लोग कौन से यूज करते हैं? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का यूज किया जाता है रडार में। ठीक है ना? माइक्रोवेव। तो आंसर सेकंड होगा। अनपोलराइज्ड लाइट इज ए इंसिडेंट ऑन ए प्लेन ग्लास सरफेस, व्हाट शुड बी एंगल ऑफ इंसिडेंट सो दैट रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्लेक्टेड आर परपेंडिकुलर ईच अदर। देखो, जब कोई रे यहाँ पर दो, अगर मान लो यहाँ पर एक अनपोलराइज्ड लाइट, जब अनपोलराइज्ड लाइट जो है किसी सरफेस पे पड़ती है, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू क्या रखी जाए? एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू एंगल ऑफ पोलराइजेशन के बराबर हो, इसको हम लोग क्या बोले? एंगल ऑफ पोलराइजेशन θp पे हो। तो हमको मालूम है जो रे निकलती है रिफ्लेक्टेड, वो तो प्लेन पोलराइज होती है, और जो रिफ्रैक्टेड रे होती है वो पार्शियली पोलराइज होती है। और अगर प्लेन यहाँ पर देखें r और सरफेस का ये म्यू हो, तो हमें क्वेश्चन में बताना है ये अगर दोनों रिफ्रैक्टेड और रिफ्लेक्टेड के बीच का एंगल 90 डिग्री हो,
ये तभी पॉसिबल होगा, 90 डिग्री तभी होता है जब ये एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो पोलराइजेशन एंगल हो, यानी जो इंसिडेंट एंगल हो वो पोलराइजेशन एंगल होता है, तभी रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड के बीच का एंगल 90 होगा। और तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ पोलराइजेशन। तो म्यू की वैल्यू होती है 10 एंगल ऑफ पोलराइजेशन। अब म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, एंगल ऑफ पोलराइजेशन निकालना है थीटा पी। तो थीटा पी बराबर हो गया हमारा म्यू, ये कितना जो है tan थीटा पी म्यू, और तो tan इनवर्स म्यू, तो tan इनवर्स म्यू इसका राइट आंसर होगा। म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.5, तो tan इनवर्स म्यू यानी 1.5 हो जाएगा, पहला आंसर सही हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट होगा। आपको मालूम है जो रिफ्लेक्टेड होता है वो प्लेन पोलराइज लाइट होता है, इसको ऐसे बनाया जाता है, रिफ्लेक्टेड प्लेन पोलराइज होता है, जो रिफ्रैक्टेड होता है पार्शियली पोलराइज होता है। और अगर ये एंगल 90 होता तो ये तभी ये कंडीशन बनती है, और ये 90 तभी आएगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू किसके बराबर हो, एंगल ऑफ इंसिडेंट की वैल्यू यहाँ पर एंगल ऑफ पोलराइजेशन के बराबर हो। इसी को हम लोग बोलते हैं ब्रूस्टर्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको? ब्रूस्टर्स लॉ। ये ब्रूस्टर्स लॉ है। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। इन इलेक्ट्रिकल सर्किट LCR वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड इन सीरीज। पहले L को रिमूव किया, LCR सर्किट में L को रिमूव कर दिया, तो फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन द सर्किट इज π/3। तो tan phi अगर हम लोग देखें तो अगर ऐसे बनाएं, चलो पहले फेजर डायग्राम बना लें। ये हमारा I हो गया, ये हमारा XL हो गया, ये नीचे हमारा XC हो गया, ये हमारा R हो गया, ठीक है। पहले उन्होंने बोला कि जब L को रिमूव कर दिया, तो L को रिमूव कर दिया तो हमारे पास XC और R बचा। तो फेज डिफरेंस बिटवीन, तो वो फेज डिफरेंस ये हो गया हमारा, तो फेज डिफरेंस कितना आ गया tan phi। तो tan phi की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, अब सर्किट हो गया, जब L हट गया तो बचा क्या हमारे पास CR, तो tan phi बराबर हो गया XC/R, ठीक है ना। tan phi का वैल्यू कितना है π/3, तो tan π/3 बराबर क्या आ गया XC/R। ये पहली इक्वेशन हो गई जब L को रिमूव किया गया। अब इन्होंने किया कि अगर हम L के बजाय अगर C को रिमूव करते तो सर्किट हो जाती LR, और उस समय फिर डिफरेंस फिर से π/3 है, तो tan π/3। अब हमारी सर्किट हो गई कौन सी, अब सर्किट हो गई हमारी LR, तो tan π/3 बराबर हो गया XL/R। आप देखें LHS सेम है, यानी कि ये वाला वैल्यू इधर दोनों में सेम है, तो इसका मतलब क्या हो गया XC/R की वैल्यू किसके बराबर हो गई XL/R। इसका मतलब हुआ सर्किट जो है XC की वैल्यू XL के बराबर है, रिजोनेंस की कंडीशन है। तो अगर LCR सर्किट में फेज जो है दोनों सेम हो तो इसका मतलब रिजोनेंस की कंडीशन होगी, और रिजोनेंस की कंडीशन है तो आपको मालूम है रिजोनेंस की कंडीशन में पावर फैक्टर जो लिखते हैं, पावर फैक्टर cos phi, पावर फैक्टर को हम लोग क्या लिखते हैं cos phi जो होता है वो हमारा R/Z होता है, और Z की जगह पर R हो जाएगा, तो R से R कट गया। तो रिजोनेंस की कंडीशन में पावर फैक्टर का वैल्यू 1 होता है, पावर फैक्टर 1 होता है, फेज डिफरेंस 0 होता है। फेज डिफरेंस कितना होता है 0, तो पावर फैक्टर का वैल्यू 1 आएगा। तो पावर फैक्टर पूछा है, cos phi बोला जाता है, 1 आंसर आएगा। अगला करते हैं, गिवन सर्किट रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर B1 एंड B2 आर 300। देखो B1 पे वोल्टेज 300 वोल्ट है, B2 पे भी वोल्टेज 300 वोल्ट है। तो आप ध्यान से देखें, अगर वोल्टेज L और C पे सेम हो तो रिजोनेंस की कंडीशन हो गई। ये कंडीशन किसकी हो गई, रिजोनेंस की कंडीशन। आपको मालूम है या तो XL की वैल्यू XC के बराबर हो, या तो वोल्टेज VL की वैल्यू VC के बराबर हो। ये दोनों कंडीशन रिजोनेंस की कंडीशन होती है। तो रिजोनेंस की कंडीशन ये हमको दिख रही है क्योंकि वोल्टेज दोनों पे सेम है। वोल्टेज अगर रिजोनेंस की कंडीशन है तो अप्लाइड जो वोल्टेज है यही वोल्टेज हमको किस में मिलेगा, V3 पे। तो V3 पे वोल्टेज कितना आ जाएगा, V के बराबर। अप्लाइड वोल्टेज की वैल्यू V3 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, अप्लाइड वोल्टेज के बराबर। और अप्लाइड वोल्टेज यहाँ पर कितना है, ये हो गया हमारा 220 वोल्ट, ठीक है। तो 220 वोल्ट इस पे आ जाएगा। अब क्वेश्चन में बता रहा है अमीटर, अमीटर यहाँ पे लगा हुआ है और अमीटर बताएगा यहाँ पे हमारी RMS करंट। तो IRMS की वैल्यू निकालनी है।
तो आई आर एम एस करंट निकालना है। आई आर एम एस करंट रिजोनेंस की कंडीशन में बी बाई आर के बराबर होगा आर एम एस वोल्टेज अपान आर। तो बी आर एम एस की वैल्यू 220 वोल्ट हो गई और आर की वैल्यू क्वेश्चन में 100 है। आंसर आ जाएगा 2.2 एम्पियर। तो 2.2 इज द राइट आंसर। तो 220 वोल्ट एंड 2.2 करेक्ट आंसर होगा थर्ड। ठीक है, चलिए अगला करते हैं 39। वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इन ए हॉरिजॉन्टल पाइप इज 10 मीटर पर सेकेंड। बताना है वेलोसिटी हेड ऑफ वाटर। तो वेलोसिटी हेड ऑफ वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं? वेलोसिटी हेड, इसको हम लोग बोलते हैं 1/2 रो वी स्क्वायर। 1/2 रो वी स्क्वायर इसको बोलते हैं वेलोसिटी हेड। अब यहाँ पर देखो जरा ध्यान से वैल्यू, क्वेश्चन में 1/2 डेंसिटी क्वेश्चन में रखनी है। हाँ, वेलोसिटी हेड। तो वेलोसिटी देखो, पहले तो बर्नौलीज थ्योरम में हम लोग क्या पढ़ते हैं? प्रेशर पर यूनिट प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम प्लस हाफ एम बी स्क्वायर पर यूनिट वॉल्यूम, तो हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये बराबर क्या होता है? कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं बर्नौलीज प्रिंसिपल। अब सारी वैल्यू में हम लोग किससे डिवाइड कर दें? रो जी से डिवाइड कर दें। तो P अपान रो जी प्लस हाफ अपान रो बी स्क्वायर अपान रो जी प्लस रो जी कट जाएगा, H बराबर कांस्टेंट। चलो अब जरा ध्यान से देखो, ये बर्नौलीज थ्योरम है। इसको, इस वाली वैल्यू को हम लोग बोलते हैं प्रेशर हेड। इसको क्या बोलते हैं? प्रेशर हेड। हाँ, रो से रो काट दो, तो यहाँ पर ये पूरी वैल्यू कहलाती है हमारी वेलोसिटी हेड। वेलोसिटी हेड यही पूछा गया है, और इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल हेड। तो बस ये वैल्यू हमको निकालनी है वेलोसिटी हेड। तो वेलोसिटी हेड की वैल्यू कितनी हो गई? वेलोसिटी हेड बराबर हाफ वी स्क्वायर बाई जी। तो 1/2 वी स्क्वायर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। वी स्क्वायर की वैल्यू हमें दे रखी है 10, स्क्वायर करेंगे 100 और डिवाइड करेंगे 10 से, तो ये आंसर आ जाएगा 5। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा 5 मीटर। तो वेलोसिटी हेड जो हो गया वो हाफ वी स्क्वायर बाई जी होता है। ठीक है ना? तो ये एक बर्नौलीज प्रिंसिपल है, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज थ्योरम। तो बर्नौलीज थ्योरम को यहाँ पर देख लें, उसको अगर हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, तो इसको कन्वर्ट करना था केवल। क्वेश्चन नंबर 40, देयर इज अ होल इन द बॉटम ऑफ टैंक हैविंग वाटर इफ टोटल प्रेशर एट बॉटम। देखो क्वेश्चन में टोटल प्रेशर बॉटम पे दे रखा है। टोटल प्रेशर एट बॉटम इज 3 एटमॉस्फेयर, देन वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग फ्रॉम द होल। देखो जो प्रेशर डिफरेंस होता है डेल्टा पी, वो किसके बराबर होता है? वो हमारा हो जाता है हाफ रो वी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है ना? प्रेशर डिफरेंस कितना है? देखो सरफेस पे 1 ATM होता है और नीचे 3 ATM है, तो डिफरेंस जो हो जाएगा वो 2 का हो जाएगा। तो 2 × 10⁵ प्रेशर डिफरेंस आएगा। देखो जो सरफेस पे वो 3 होता है, और जो सबसे ऊपर होगा सरफेस पे वो होता है 1, बॉटम पे कितना है 3, तो डिफरेंस कितना आया प्रेशर का? 3 - 1 ATM यानी 2 ATM। और इसको अगर न्यूटन पर मीटर में स्क्वायर में बदलें तो ये हो जाएगा 2 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बराबर हो गया हाफ। डेंसिटी की वैल्यू 10⁻³ वाटर के लिए किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी है। तो इसको करेंगे 4 हो जाएगा, और 4 और 10⁻² यानी कि 400। तो वेलोसिटी का स्क्वायर हमारा आ गया 400। तो वेलोसिटी की वैल्यू √400 मतलब 20 आ जाएगा आंसर। तो 20 मीटर पर सेकेंड या √400, तो आंसर हो जाएगा √400। ठीक है ना? तो चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। सिलेंडर इज फिल्ड विद वाटर ऑफ डेंसिटी रो अप टू हाइट h इफ बीकर इज एट रेस्ट। एवरेज प्रेशर का मतलब हुआ यहाँ पर कि टोटल प्रेशर डिवाइडेड बाई 2। टोटल प्रेशर होता है H रो जी, और एवरेज पूछा है तो इसको आधा कर दो।
तो हाफ एच रोजी इसका एवरेज प्रेशर होगा। तो आंसर डायरेक्ट निकालना था एच रोजी बाई 2। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। इफ टोटल इम्पेडेंस ऑफ नेटवर्क शोन इन द फिगर, एलसीआर सर्किट है, इम्पेडेंस की वैल्यू बताना है। इम्पेडेंस होता है जेड बराबर अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस या एक्सएल डिफरेंस एक्सी का होल स्क्वायर। जरा एक्सएल और एक्सी की वैल्यू निकाल के चेक कर लेते हैं। एक्सएल बराबर होता है ओमेगा इंटू एल। ओमेगा की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, ओमेगा को ओमेगा रहने दें। एक्सएल एल की वैल्यू दे रखा है R√3 अपान ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, R√3 एक्सएल की वैल्यू आ गई। चलो एक्सी की वैल्यू लिखें 1 अपान ओमेगा सी। 1 अपान ओमेगा सी की वैल्यू जरा ध्यान दें, सी की वैल्यू 1 अपान, तो 1 अपान करेंगे तो ऊपर चला जाएगा, तो 1 ऊपर ये हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा हमारा ओमेगा R√3। ओमेगा से ओमेगा कट गया, R√3 इसका भी वैल्यू आ गया। तो एक्सएल और एक्सी के वैल्यू बराबर है, तो इसका मतलब हुआ एक्सएल और एक्सी यहाँ पर क्या हो गई, एक्सएल बराबर एक्सी। तो रिजोनेंस की कंडीशन है ये 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जेड की वैल्यू आर के बराबर हो गई। जेड की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है एक्स आर ये बराबर आर, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1। तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 1 के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना, बिल्कुल आसान सा। तो रिजोनेंस की कंडीशन आपको ध्यान रखनी है। एलसीआर सर्किट में हम लोग जेड की वैल्यू लिखेंगे, एक्सएल की निकालेंगे, एक्सी की, अगर ये दोनों बराबर है इसका मतलब रिजोनेंस की कंडीशन होगी। क्वेश्चन नंबर 43। रेडियो कैन ट्यून ओवर द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ पोर्शन ऑफ मेगा एमडब्ल्यू, मतलब हो गया ये माइक्रोवेव, F1 टू F2। ईट्स एलसी सर्किट हैज इफेक्टिव इंडक्टेंस ऑफ एल, व्हाट मस्ट बी द रेंज ऑफ वेरिएबल कैपेसिटेंस। तो रिजोनेंस की कंडीशन है, तो आपको मालूम है रिजोनेंस में रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा बराबर 1 अपान अंडर रूट एल सी, है ना। अगर इसको स्क्वायर करें, इसको डेल्टा ओमेगा बोलते हैं, इसको स्क्वायर करें तो यहाँ पर हमारा इसको लिख सकते हैं 2 पाई डेल्टा एफ सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है। डेल्टा देखो ओमेगा की बराबर हो गया 2 पाई अंडर, ये बराबर अंडर रूट हट जाएगा, यहाँ पर एल सी बचेगा। सी की वैल्यू निकालनी है क्वेश्चन में, कैपेसिटेंस की वैल्यू, रेंज ऑफ वेरिएबल, तो डेल्टा सी निकालना है। तो ये हो जाएगा 1 अपान 2 पाई का स्क्वायर करेंगे तो 4 पाई स्क्वायर, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डेल्टा एफ, तो F1 और F2 के फॉर्म में दिया है, तो पहले हम लोग लिखेंगे डेल लिखेंगे और इसको क्या लिखेंगे F1 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा केस की वैल्यू आ गई सी की। चूंकि डेल्टा सी निकालना है तो यहाँ पर 1 अपान F1 का स्क्वायर माइनस 1 अपान फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस लिखेंगे F2 का स्क्वायर। ठीक है ना। अब चलो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 अपान 4 पाई स्क्वायर इंटू एल। इसको सॉल्व करेंगे तो F2 का स्क्वायर माइनस F1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई F1 का स्क्वायर इंटू F2 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो चेक कर लेते हैं कहाँ पर ये वैल्यू दे रखी। तो वेरिएबल रेंज के लिए बताना था, तो कैपेसिटर की वैल्यू 1 अपान 4 पाई स्क्वायर बाई एल, F2 का स्क्वायर माइनस F1, यानी कि आंसर नंबर 1। तो पहला आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 44। LCR सीरीज AC सर्किट एट रेजोनेंस। चलो तो ये हमारा मान लेते हैं L है, ये C है, ये R है, LCR हो गया। चलो ये वोल्टेज मान लेते हैं V है, ये हमारा L है, ये C है, ये R है। इस पे वोल्टेज हमारा हो गया XL, इस पे रेजिस्टेंस XL, इसका इम्पिडेंस XC, इसका R है। ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखें, अगर इसमें मान लो करंट आई जाए, इस समय करंट मान लेते हैं यहाँ सर्किट में कितनी जा रही है I, तो ये करंट हो गया I जो कि इसमें जा रही, सभी में I जा रही है। तो XL की वैल्यू क्या लिखेंगे, XL बराबर हो गया V बराबर I R। तो करंट अगर हम लोग यहाँ पे वोल्टेज लिखें, XL के क्रॉस वोल्टेज लिखें, तो वोल्टेज की वैल्यू इस पे हो जाएगा VL बराबर, क्वेश्चन में हमको निकालना है वोल्टेज, V बराबर I R, तो क्वेश्चन में लिखेंगे I इंटू XL। ठीक है ना। इस पे वोल्टेज लिखें VC, VC पे वोल्टेज हो जाएगा, VC पे वोल्टेज हो जाएगा हमारा I इंटू XC, और इस पे वोल्टेज हो जाएगा हमारा VR, I इंटू R। ठीक ना, ये पहली कंडीशन हो गई। अब क्वेश्चन में बोला गया अगर रेजिस्टेंस को आधा कर दें,
जरा ध्यान से देखें, रेजिस्टेंस को आधा कर दें तो दूसरा कंडीशन क्या है, रेजिस्टेंस अगर आधा हो जाएगा तो अब करंट चेंज हो जाएगी। अगर रेजिस्टेंस को क्या कर दिया R/2 तो करंट चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर आई ना जाके क्या जाएगी, करंट आई डैश हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, रेजिस्टेंस आधा करेंगे तो करंट डबल हो जाएगी, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ आई हो जाएगी। अब करंट जो है डबल हो गई तो VL की वैल्यू क्या हो जाएगी, करंट डबल हो गया तो VL की वैल्यू डबल हो जाएगी, तो VL की वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो VL पहले कितना था 10, तो VL की वैल्यू डबल हो गई यानी 20 हो जाएगी। करंट कैपेसिटर पे वोल्टेज करंट डबल हो रहा है, वोल्टेज भी डबल हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो VL डैश आएगा, VL डैश आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ VL हो जाएगा, और VC डैश जो आएगा वो 2 टाइम्स VC के बराबर हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अच्छा चला R पे जरा देखें, VR पे वैल्यू, करंट आधी हो गई तो करंट आधी हो जाए, नहीं रेजिस्टेंस आधा कर देंगे तो यहाँ पर करंट की वैल्यू डबल हो गई, R/2 से कट जाएगा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर आधी करने से इस पे वोल्टेज सेम रहेगा बस। तो यानी एक्सेल यानी BL पे और VC की वैल्यू डबल होगी, रेजिस्टेंस पे वोल्टेज की वैल्यू सेम रहेगा। आंसर 4 हो जाएगा। तो पहले देख लो ध्यान से, पहले सर्किट में करंट आई जा रही थी, रेजिस्टेंस आधा करेंगे तो करंट डबल हो जाएगी, करंट डबल होगी तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर डबल हो जाएगा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर डबल हो जाएगा। रेजिस्टेंस पे वोल्टेज लिखेंगे तो IR लिखेंगे, I की वैल्यू डबल हुई, रेजिस्टेंस की वैल्यू आधी हुई, I इंटू R करेंगे तो वैल्यू सेम रहेगी जो पहले थे, तो यानी वोल्टेज के रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। अ गार्डनर होल्ड ए पाइप ऑफ इनसाइड क्रॉस सेक्शन एरिया एट ए हाइट ऑफ 150 मीटर फ्रॉम ए ग्राउंड, द ओपनिंग ऑफ पाइप हैज़ ए क्रॉस सेक्शन एरिया 0.25। तो ग्राउंड पे एक पाइप रखा है और एक पाइप जो है वो कुछ हाइट है इस पे रखा है, पानी इसमें जा रहा है और यहाँ से निकल रहा है। क्वेश्चन में बताना है गार्डनर, यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसको A1 लिखेंगे, 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और यहाँ की जो वेलोसिटी है the water velocity in the segment of pipe that lies in the ground is 50 centimeter, then what is the velocity of water leaving the nozzle। तो यहाँ पर ये दे रखा है opening of pipe has a cross section area 0.25 and segment of pipe that lies in the ground is 50 centimeter per second। तो यहाँ पर ये एरिया दे रखा है, यहाँ की वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी की वैल्यू आपको मालूम है A1 B1, कंटिन्यूटी प्रिंसिपल लगाएंगे, A1 B1 बराबर A2 B2। क्वेश्चन में एरिया दे रखा है कितना है, क्रॉस सेक्शन एरिया वो पाइप का जो है वो 3.6 है, तो यहाँ पर 3.6 है, वेलोसिटी जो है वो जो ग्राउंड पे है वो है 50, तो यहाँ की वेलोसिटी कितनी है 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 50 सेंटीमीटर। A2 की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 0.25 इंटू V2, ठीक है ना, तो V2 की वैल्यू निकालते हैं, V2 बराबर हो जाएगा हमारा सॉल्व करेंगे तो ये हो गया, देखो पॉइंट यहाँ पर है तो एक पॉइंट यहाँ से हटा दें, तो पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर 0 बढ़ा दें, एक इसको काट दिया, ठीक है, ये 25 से कट गया, तो ये आ गया हमारा 720, ये आ गया हमारा सेंटीमीटर पर सेकेंड, 720 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में बोला गया है, तो 7.20 मीटर पर सेकेंड। तो राइट आंसर हो जाएगा पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 46। विच ऑफ द फिनोमिना इज नॉट कॉमन, साउंड एंड लाइट। तो साउंड और लाइट में इंटरफ्रेंस, डिफ्रैक्शन, कोहेरेंस ये दोनों में होता है, बोथ इन साउंड एंड लाइट वेव। साउंड और लाइट दोनों वेव में ये होता है कौन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, कोहेरेंस। पोलराइजेशन ओनली इन लाइट वेव, ओनली इन लाइट वेव में होता है कौन सा हमारा, पोलराइजेशन। तो डिफरेंस कौन हो जाएगा, पोलराइजेशन। आंसर हो जाएगा 4। 47 देखते हैं। डायनेमिक लिफ्ट ड्यू टू स्पिनिंग इज कॉल्ड मैग्नस इफेक्ट। मैग्नस इफेक्ट जब बॉल स्पिन करती है तो यहाँ पर जो ऊपर की वेलोसिटी होती है
वो ज़्यादा होती है, नीचे वेलोसिटी कम होती है, ऊपर नीचे का प्रेशर ज़्यादा। जब बॉल जो है स्पिन करती है तो आपको मालूम, जब बॉल यहाँ पर ऐसे घूम रही है, बॉल जब घूमती है तो ऊपर की जो वेलोसिटी होती है वो क्या हो जाती है, ऊपर वेलोसिटी ज़्यादा हो जाती है। वेलोसिटी ज़्यादा हो जाता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, यहाँ पर कम हो जाता है। नीचे की वेलोसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, नीचे कम होती है तो प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा होता है। तो इसलिए ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायनेमिक लिफ्ट। और ये इफेक्ट हमारा कहलाता है मैग्नस इफेक्ट। ब्लड इज अ मोर विस्कस देन वाटर, ये बिल्कुल सही है, विस्कोसिटी ब्लड की ज़्यादा होती है वाटर से, तो दोनों सही हैं, लेकिन दोनों में कोई तालमेल नहीं है, ये दोनों अलग स्टेटमेंट है। इसका मतलब रीजन असर्शन दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज नॉट, यानी कि एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो एक्सप्लेन कर भी नहीं सकता क्योंकि ये स्टेटमेंट अलग है, ये दूसरा है। चलो अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। मैच द कॉलम, ये तो बहुत ही आसान हो गया। फिजिकल क्वांटिटी है, इधर यूनिट है, इधर सिंबल है। प्रेशर, प्रेशर की एसआई यूनिट होती है पास्कल, सिंबल होता है पी, ठीक है। डेंसिटी, डेंसिटी होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब, डेंसिटी का सिंबल होता है रो। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, एसआई यूनिट पॉजिली, सिंबल होता है डी, ठीक है ना। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो रिलेटिव डेंसिटी को बोलते हैं। इसकी यूनिट जो होती है डायमेंशन लेस होता है, यूनिट लेस होती है, डायमेंशन लेस होती है, यूनिट लेस डायमेंशन लेस। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नन। चेक कर लेते हैं आंसर। तो पहले का चेक करते हैं, पहले का दूसरा। तो पहले का दूसरा है हमारे पास तीसरा, तो इसका मतलब पहला नहीं होगा, ये नहीं होगा, पहले का आंसर दूसरा होगा, ठीक है। चौथे का आंसर चेक कर लेते हैं। एस का आंसर होना चाहिए स्पेसिफिक ग्रेविटी पहला, तो ये नहीं है, यानी कि तीसरा आंसर सही हो जाएगा। तो ये सारा मैचिंग करा दिया, आंसर चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 49। इलेक्ट्रिकल फील्ड एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग इन अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज गिवन बाई। यहाँ पर देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, यहाँ पर जेड होना चाहिए था, ये 7 के बजाय जेड होना चाहिए। जेड एक्सिस में इलेक्ट्रिक वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अच्छा, अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का पीक वैल्यू देखें तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की पीक वैल्यू है ई नॉट। तो ई नॉट की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो ये 30 है, और 20i प्लस जे को हम लोग लिख सकते हैं, 2i प्लस जे को हम लोग लिख सकते हैं √5, ठीक है ना। √2 का स्क्वायर प्लस 1 तो √5, तो 30√5 इसका ई नॉट का वैल्यू होना चाहिए। चेक कर लेते हैं कहाँ पर ये दिया है, नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 30, ये गलत है, नॉट करेक्ट है। ये कितना होना चाहिए, 30√5, 30√5 इसका राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन इन्होंने दिया 30। कौन सा गलत है ये पहले चेक कर लो, क्योंकि बाकी सारी बातें बाद में चेक करो, पहले पीक वैल्यू चेक कर लो। तो पीक वैल्यू से आंसर आ जा रहा है 30√5। 50 चलते हैं। पावर फैक्टर इन LCR सर्किट इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोज द सर्किट टू एक्सपैंडिंग द मैक्सिमम पावर, बिल्कुल सही बात है, और ये स्टेटमेंट ट्रू है। पावर फैक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं cos फाई का वैल्यू होता है R/Z, तो स्टेटमेंट सही है। फॉर ए रिजोनेंस टू अकर इन LCR सर्किट द प्रेजेंस ऑफ बोथ LC एलिमेंट इन द सर्किट इज मस्ट। तो ठीक है, LCR सर्किट रिजोनेंस की कंडीशन है और बोथ LC प्रेजेंट होना चाहिए, ये भी सही है, लेकिन रिजोनेंस तभी होगा जब XL की वैल्यू XC के बराबर होगा। तो इसका मतलब स्टेटमेंट सही है, लेकिन रीजन इसका जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या होना चाहिए, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। रिजोनेंस तभी होगा जब यहाँ पर रिजोनेंस तभी होगा जब XL बराबर XC होगा, तो आंसर होना चाहिए सेकंड, इसका आंसर 50 में होना चाहिए, ठीक है भाई। तो उम्मीद है कि ये सारा आपको डिस्कशन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा भाई। तो ये था आज का पेपर का डिस्कशन, फिर नेक्स्ट पेपर में हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।